एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद जितेंद्र। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस नए लेशन में जो हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं। आज फ्रेंच रिवॉल्यूशंस का पार्ट 3 लेकर मैं उपस्थित हूँ आप सभी के लिए। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में जो हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था, किस तरह से वहाँ सिचुएशन क्या थी, किस तरह से वो राजा यानी सम्राट बनता है लुई 16 यानी 20 वर्ष की मात्र उम्र में बन जाता है और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरिनी एंटोनिटी के साथ होता है। उसके बाद क्या होता है कि उसका जो खजाना होता है पूरी तरह से खाली होता है और खजाना खाली होने की वजह से वो दैनिक जीवन के अपने जो भी यानी कि कामकाज हैं महल से संबंधित वो भी चीज़ें नहीं हो पाती। यूनिवर्सिटीज़ रन करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हमने बताया था कि वहाँ पे नहीं हो पाता है और इस कारण से वो नए टैक्सों को लगाने की कोशिश करता है। नए टैक्सों के लिए उसे जनरल स्टेट की यानी कि मीटिंग बुलानी पड़ती है और ये मीटिंग इससे पहले 1614 में हुआ था। उसके बाद यानी 1789 में मीटिंग होती है और इस मीटिंग में प्रत्येक यानी कि जितने भी लेवल के गवर्नमेंट होती हैं वहाँ से टीमें जाती हैं। जैसे फर्स्ट स्टेट से भी, सेकंड स्टेट के लोग भी जाते हैं, थर्ड स्टेट के। हमने बताया फर्स्ट स्टेट से 300 लोग यानी कि उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सेकंड स्टेट से भी 300 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि जो थर्ड स्टेट था उससे 600 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और जो थर्ड स्टेट के 600 लोग थे ऐसे लोग थे जो थर्ड स्टेट में धनी वर्ग के लोग थे, पढ़े लिखे शिक्षित वेल एजुकेटेड लोग थे। इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उस मीटिंग में क्या हुआ था, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को तो बैठने की जगह मिली थी, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के पीछे खड़ा किया गया था। और उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि हमने बताया कि जो तीनों स्टेट थे उसमें क्या होते थे, वोटिंग होती थी और प्रत्येक यानी कि पूरे स्टेट का एक वोट होता था। तो जैसे ही यानी हमने बताया कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट मिलकर वोटिंग कर देता था, मेजॉरिटी के साथ कोई भी डिसीजन हो जाता था, कोई भी नया टैक्स लागू कर दिए जाते थे। तो इस चीज़ का विद्रोह करते हुए थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया और कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रत्येक यानी कि स्टेट को क्या होगा, यानी प्रत्येक मेंबर को, जितने भी जनता है देश की पूरी, चाहे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट या थर्ड स्टेट, सब सारे मेंबर्स के पास एक वोट होगा, उस एक वोट की एक वैल्यू होगी, ये उसने कहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसको सम्राट ने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो विद्रोह करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, हंगामा करते हैं। उसके बाद वो खुद का यानी अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं और नेशनल असेंबली घोषित करने के बाद वो एक वहाँ के लिए नया संविधान बनाते हैं। फिर नया संविधान जैसे जैसे बनता है तो सम्राट उस नया संविधान को मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता, अपने ऊपर नियंत्रण लगाना नहीं चाहता, तो सम्राट ये नहीं चाहता कि यानी कि उसके जितनी भी चीज़ें हैं उस पर नियंत्रण लगे और इस वजह से सम्राट उसे इनकार कर देता है। लेकिन बाद में बहुत सारी ऐसी आक्रोश होते हैं, विषम परिस्थितियाँ आती हैं सम्राट के सामने कि उसे क्या करना पड़ता है, मजबूर हो जाना पड़ता है और उसे क्या करना पड़ता है, मान लेना पड़ता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि किस तरह से यानी कि 1791 में वहाँ का क्या होता है कि नया संविधान यानी कि बन जाता है और अब वहाँ जो फ्रांस होता है वो क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची वहाँ पे हो जाता है, संवैधानिक राजतंत्र हो जाता है। इससे पहले पूर्ण राजतंत्र था, 1791 से पहले पूर्ण राजतंत्र था, लेकिन अब क्या हो गया, अब वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र हो गया। 1791 से पूरी तरह से संवैधानिक राजतंत्र हो जाता है। हमने बताया जब ये राजतंत्र हो गया उसके बाद क्या हुआ, दो तरीके के लोग हुए। एक तो एक्टिव सिटीजन कहा गया। एक्टिव सिटीजन में ऐसे लोग थे जिसमें 4 मिलियन पीपल जो आते थे उस कंट्री के, उस दौरान वहाँ पे जो संख्या थी, पॉपुलेशन थी 28 मिलियन की थी और ये 4 मिलियन जो पर्सनस थे ये वोटिंग करते थे। किसको चुनते थे, इलेक्टर्स को चुनते थे। इलेक्टर्स की संख्या 50,000 थी और जो इलेक्टर्स होते थे वो नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग करते थे और नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स हुआ करते थे। जो नेशनल असेंबली थी हमने कहा कि ये कंट्रोल करता था, शक्तियों पर नियंत्रण लगाता था, किसके, राजा की शक्तियों पर नियंत्रण लगाता था और जो भी मिनिस्टर्स होते थे उनके शक्तियों पर भी नियंत्रण लगाता था। और ये एक्टिव सिटीजन और भी वोटिंग करता था, किसे करता था, जुडिशरी को करता था, जजों को नियुक्ति के लिए भी ये एक्टिव सिटीजन ही करते थे। एक्टिव सिटीजन कौन से लोग होते थे, ये जो पढ़े लिखे और जो भी धनी परिवार के लोग और इसमें कह सकते हैं कि जो भी 25 ईयर्स प्लस में थे ऐसे लोग को इस एक्टिव सिटीजन के कैटेगरी में रखा गया था। जबकि पैसिव सिटीजन में 3 मिलियन पीपल्स थे, ये ऐसे लोग थे जिनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला हुआ था, यानी इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं था। इनकी संख्या 3 मिलियन के आसपास थी और इनकी जो बात थी कि जो 25 ईयर्स से नीचे के लोग थे उनको इस कैटेगरी में रखा गया था। इसमें बहुत सारे पुरुष, महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल थे। नेक्स्ट आज का जो आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब क्या होता है, फ्रांस यानी पूरी तरह से मोनार्ची को खत्म कर देता है, उसके बाद एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र बन जाता है। तो ये कैसे होता है, क्योंकि अभी तक आपने देखा सबसे पहले तो क्या था, वहाँ पे पूरी तरह से मोनार्ची था। उसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची आती है वहाँ पे। जब वो भी सक्सेस नहीं हो पाती है तो उसके बाद क्या होता है कि उसको और भी वहाँ पर बहुत सारे विद्रोह होते हैं और विद्रोह इसलिए होते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, उसको यानी कि एक ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ पर रिपब्लिक हो। कहा गया although लुईस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, यद्यपि उसने साइन तो कर दिया था
यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस पर सिग्नेचर तो कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करता था, सीक्रेट नेगोशिएशंस द किंग्स, यानी अदर कंट्री के राजाओं के साथ, यूरोपियन अदर राजाओं के साथ वो क्या करता था, सीक्रेट नेगोशिएशंस करता था, यानी कि वहाँ से वो उनको मिलाने की कोशिश करता था, क्योंकि अब उसकी शक्तियों पे अंकुश लगा दिया गया था, यानी कि नियंत्रण लगा दिया गया था। अब वो मनमानी नहीं कर पा रहा था, तो इसके लिए वो दूसरे राजाओं का सहायता लेना चाहता था और उस सहायता के द्वारा अपने देश में पूरी तरह से फिर से वो राजतंत्र वापस चाहता था। कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस, यानी जो आसपास के पड़ोसी देश थे वो भी इस बात से चिंतित थे कि एंड मेड प्लान्स, और उन्होंने प्लान बनाना शुरू किया, सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। यानी इन लोगों ने क्या किया, देखा कि जितने भी मतलब अदर कंट्रीज़ के जो भी राजा महाराजा इस चीज़ से परेशान थे, उन्होंने देखा कि किस तरह से वहाँ पे गतिविधियाँ हो रही हैं, कैसे समस्याएं हो रही हैं, और कल को अगर वहाँ पर हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, तो कल को हमारी जनता भी इसी तरह से विद्रोह कर सकती है। इन्होंने क्या किया, प्लानिंग किया कि अब एक सैन्य दल भेजा जाए वहाँ पे, और क्या किया जाए, वहाँ पे बहुत सारा यानी कि समस्या क्रिएट की जाए लोगों के सामने और लोगों को मजबूर किया जाए। जबकि ऐसा होता, इससे पहले बिफोर दिस कुड हैपन, यानी इसके होने से पहले ही जो नेशनल असेंबली यानी जो थर्ड स्टेट के लोग थे, वोटेड इन अप्रैल 1792, इन्होंने वोटिंग कर डाला 1792 में। किस लिए, डिक्लेयर वार, इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी, किसके खिलाफ, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, क्योंकि यही दो ऐसे कंट्री थे जहां यानी कि इनके जो राजा थे पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया के, कि ये लोग इस राजा के यानी फ्रांस के लुई 16 के साथ यानी नेगोशिएशंस करते थे, तो इन्हीं के खिलाफ क्या कर लिया, इन लोगों ने युद्ध की घोषणा कर दी 1792 में। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स इन थ्रॉन्ग फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी, और करीब हजारों लोगों ने क्या किया, उस समय आर्मी को ज्वाइन किया, थर्ड स्टेट के लोगों ने। दे सा दिस एज अ वार, इसको इन्होंने एक युद्ध के रूप में लिया। पीपल अगेंस्ट किंग एंड अरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप, यानी अपने राजा के खिलाफ भी और जितने भी तानाशाही यानी कि पूरे यूरोप में जितने भी तानाशाह थे उनके विरुद्ध एक युद्ध की घोषणा थी, ये शुरुआत थी। एमंग द पैट्रोटिक सॉन्ग्स दे सैंग वाज द मर्साइल्स, यानी जैसे कि आपके यहाँ जब भी राष्ट्रीय यानी आंदोलन हो रहा था, नेशनल मूवमेंट हो रहा था, तो आपके यहाँ भी बहुत इस तरह से यानी कि स्लोगन्स आए, यानी करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और ऐसे बहुत सारे वंदे मातरम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई। इसी तरह से वहाँ पर भी एक यानी कि मर्साइल्स एक जो कविता थी, पोएम थी, ये बहुत प्रचलित हुई उस दौरान वहाँ पे, कंपोज बाय द पोएट रॉगेट डी एल आइजले, यानी ये पोएम किसके द्वारा कंपोज किया गया, ये किया गया रॉगेट डी एल आइजले, यानी इनके द्वारा ये पोएम लिखा गया, कौन सा, मर्साइल्स, बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम्स में आया है, इसको ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। कहा गया इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाई वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्साइल्स एज द मार्च इनटू पेरिस, यानी फर्स्ट टाइम इसको किसके द्वारा गाया गया था, यानी उन वॉलंटियर्स के द्वारा गाया गया था जो मार्च कर रहे थे किधर, पेरिस की ओर। सो गॉट इट्स नेम, और इसका नाम वहाँ पर मर्साइल्स रखा था। द मर्साइल्स इज नाउ द नेशनल एंथेम ऑफ फ्रांस, अगर यही मर्साइल्स जो संगीत है, गीत है जो है, ये आगे चलकर ये क्या बना, फ्रांस का यही राष्ट्रगान बना। Political clubs became an important rallying point for people who wish to discuss government policies and plan their own forms of actions। यानी कहा गया पॉलिटिकल क्लब, जैसे आपके यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बने थे, यानी जब नेशनल मूवमेंट हो रहे थे, जैसे ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, इसी तरह से वहाँ पर भी यानी नेशनल मूवमेंट जब चल रहा था तो वहाँ पर भी इस तरह से बहुत सारे क्लब बने। रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, यानी ये लोग क्या करते थे, ये लोग भी इनकी इच्छा थी कि जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ हैं, उस पर ये डिस्कस करें और उन पर जो भी क्रियाएँ हों, क्रियाविधियाँ हों, ये इन्हीं के अनुरूप हो, इनके हिसाब से हों। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स ऑफ द जैकोबियन, यानी इन सभी क्लबों में जितने भी क्लब वहाँ पर बने, यानी छोटे छोटे बहुत सारे क्लब बने, इस तरह के ग्रुप बने, और उस ग्रुप में जो सबसे मेन ग्रुप था, जो सबसे फेमस ग्रुप था, वो जैकोबियन क्लब्स था, which got its name from the former convent of सेंट जैकब in पेरिस। ये वहाँ पे एक सेंट जैकब थे, उनके नाम पर, यानी पेरिस में कॉन्वेंट सेंट जैकब, इन्हीं के नाम पर इसका नाम जैकोबियन क्लब रखा गया था। वुमेन्स टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फ्रॉम देयर आउन क्लब्स, यानी इस पीरियड में महिलाएं भी बहुत ही मतलब आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने भी हिस्सा लिया, और महिलाओं ने भी कुछ इस तरह के क्लबों का निर्माण किया। नेक्स्ट है देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जैसे कि हर एक कोई भी अगर ग्रुप बनता है, कोई भी होता है, तो उसका कोई ना कोई लीडर होता है। इसी तरह से जो क्लब बने, ये जो क्लब था जैकोबियन क्लब, जो बहुत ही फेमस क्लब हुआ था, इसके जो लीडर थे ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे। A large group among the Jacobins decided to start wearing long straight trousers similar to those worn by dock workers, यानी इन्होंने भी क्या किया
कि जो जैकोबियंस के लोग थे इन्होंने निश्चय किया कि ये लोग लंबी पतलून यानी पहनेंगे, लाइनिंग धारीदार यानी लंबी पतलून पहनेंगे। इसको अगर हम दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस तरीके कुछ इस तरीके के इन लोगों ने लंबी पतलून यानी कि पहने, आप इसमें फिगर में देख सकते हैं। और जो पुरुष होते थे ये रेड वाली कैप लगाते थे, ये स्वतंत्रता का यानी कि उससे प्रतीक था। और ये महिलाएं जो थी, जबकि ये महिलाएं इस चीज़ को नहीं लगाती थी, इसका धारण महिलाएं नहीं करती थी। इन द समर ऑफ 1792 यानी ये समय गर्मी का मौसम 1792, जैकोबियन प्लान्ड एंड इंस्क्रिप्शंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सियंस हु वर एंजर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ फूड। यानी सन 1792 की गर्मियों में जैकोबियंस ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिसवासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 यानी उस सुबह 10 अगस्त की थी, दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द ट्यूलेरीज। यानी क्या किया, 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोल दिया। मस्करेड द किंग्स ऑफ गॉड्स एंड हिल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। यानी कहा गया कि जब इन्होंने ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोल दिया और राजा के जितने भी रक्षक थे उनको मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। और इन्होंने क्या कि बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और नए चुनाव कराए गए। इसमें 21 वर्ष से अधिक उम्र वालों को क्या किया गया, इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी गई, चाहे उनके पास धन हो चाहे ना हो। यानी बताया गया कि 21 वर्ष से ऊपर के लोगों को इसमें दिया गया वोटिंग का अधिकार, चाहे उनके पास धन हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं था। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली, अब जो नई असेंबली बनी, वाज कॉल्ड द कॉन्वेंशन, उसे क्या कहा गया, कॉन्वेंशन कहा गया। ऑन 21 सितंबर 1792 यानी कि 21 सितंबर 1792 को इट एबॉलिश द मोनार्ची एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस रिपब्लिक। यहाँ पे मोनार्ची पूरी तरह से समाप्त हो गया 21 सितंबर 1792 को, और ये फ्रांस को क्या किया गया, यानी कि रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया गया। रिपब्लिक क्या होता है, एक ऐसी कंट्री जहाँ का यानी कि जो लीडर हो यानी कि जो रूलर हो वो क्या हो, वंशानुगत ना हो, यानी कि वंश के आधार पर वो ना हो, यानी कि वो इलेक्टेड मेंबर्स होना चाहिए। तो इस तरह से वहाँ पर अब जो भी यानी आगे का मुखिया होगा, हेड होगा, वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा, ना कि वो किसी वंश या किसी परिवार का सदस्य होगा। नेक्स्ट जो है द रेन ऑफ टेरर, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर बार यानी कि इससे एक क्वेश्चन बन ही जाता है। द रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर क्या है, यानी कि रेन ऑफ टेरर का मतलब है कि आतंक राज, एक तरीके से कह सकते हैं। द पीरियड ऑफ 1793 टू 1794, ये समय था 1793 से लेकर 1794 के बीच का, इज रेफर टू एज द रेन ऑफ टेरर, और इसे आतंक राज के रूप में लिखित किया गया, इसके आतंक राज के रूप में इसे जाना गया। रोबेस्पियर अलाउड अ पॉलिसी ऑफ सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, यानी इसमें क्या था, जो रोबेस्पियर था यानी कि जो अब जो इसका लीडर था किसका, जैकोबियन क्लब्स का, क्योंकि अब उसी का यहाँ पे वही इलेक्ट हो गया था, और इस वजह से अब वो क्या कर रहा था, उसने बहुत ही सख्त यानी निर्देश दे रखे थे, बहुत ही सख्त, यानी अगर कोई भी गलत करता था तो उसको पनिशमेंट बहुत करता था। ऑल दोज हुम ही सा, यानी कहा गया इस तरीके से कि जितने भी यानी कि उसके हिसाब से जो भी व्यक्ति गणतंत्र के शत्रु होते थे यानी गणतंत्र के खिलाफ बोलते थे, चाहे वो कुलीन हो, चाहे पादरी हो, चाहे अन्य किसी राजनीतिक दल के हों, और चाहे क्यों ना ही उसी के पार्टी के कोई सदस्य हों, उन सभी को गिरफ्तार कर वो जेल में डाल दिया करता था, और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चला था, और यदि उन्हें दोषी पाता तो क्या करता, वो गिलोटिन पर चढ़ा देता। गिलोटिन क्या थी, गिलोटिन यानी एक प्रकार की उसकी प्रणाली थी, उसमें 2 खंभे लगे होते थे, बीच में आरा लगा होता था, यानी लोहे का आरा होता था जिससे लकड़ियां काटी जाती हैं, उसी तरह से उसमें आरा फिट होता था, और क्या करता था, जो भी दोषी पाया जाता था उसको उस गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सर कलम कर दिया जाता था, उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया जाता था, शरीर से अलग कर दिया जाता था। तो इस तरह से यानी कि उसका क्या था, अन्याय था। इस तरह से क्यों, अब उसको लगता था कि जो रिपब्लिक के खिलाफ बोलेगा उसके साथ यही हश्र किया जाएगा, वो इस तरह से कुछ लोगों के साथ करता था। रोबेस्पियर परस्यूड द पॉलिसी relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally he was convicted by a court in July 1794। यानी इतनी क्रूरता के बाद क्या होता है, अंततः इसके साथ भी यानी कि क्या होता है, यानी ये इतना मतलब था कि अगर कोई वहाँ अनाज खाता तो उसको अनाज समानता का अधिकार यानी दिया गया था कि अनाज यानी कोई अच्छे क्वालिटी का आटा नहीं, सबको एक समान गेहूं के आटे का मतलब खाना पड़ेगा। और इसने बता दिया था किसी के नाम के आगे महोदय महोदया नहीं लगेगा,
यानी सबको समान नागरिक और समान नागरिका के रूप में माना जाएगा, किसी को कोई संबोधन नहीं होगा, इस तरह से ये करता था। तो इससे बहुत सारी समस्याएं वहाँ लोगों के बीच थी और लोगों ने कहा इसको कि मॉडरेट करने के लिए जो भी इसके लोग थे इसको समझाया गया कि अब मॉडरेशन लेके आओ अपनी चीज़ों में। लेकिन ये मॉडरेशन ना आने के बाद क्या होता है, अंततः ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, यानी इसे एक जेल से, यानी कि क्या होता है, इसे सजा मिल जाती है जुलाई 1794 में। फिर इसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके अगले ही दिन क्या हो जाता है, इसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है, जिस तरह से ये लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाता था। तो इस तरह से ये रेन ऑफ टेरर यानी कि जो आतंक राज था वहाँ का, वो इस तरह से देखने को था। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मैं कहूँगा सम इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमने इसमें दे रखे हैं, हमने पहले भी आपको बता दिया, एक बार आप इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल वाली आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।